चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे गति का द्वितीय समीकरण। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में क्लियर करा चुका था गति के पहले समीकरण को। पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको हम लोगों ने प्रूफ किया था, देखा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण। सबसे पहले गति के द्वितीय समीकरण होता क्या है, तो गति का द्वितीय समीकरण हमारा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्लियर। जहां s क्या किसको दर्शा रहा है, विस्थापन को, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, a क्या है त्वरण, t क्या है समय। क्लियर है। तो इसको अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए पहले वाले समीकरण को प्रूफ करने के लिए हमने बताया था कि वहां पे क्या करेंगे, त्वरण का फॉर्मूला लगाकर पहले वाले समीकरण को सिद्ध कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग औसत वेग की फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ भी लिखा है कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है तथा t समय के पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है और उस वस्तु का उत्पन्न त्वरण a है और उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल कितना है, s है। आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, इसलिए लिया है ताकि हमें फॉर्मूला को सिद्ध करना है। आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में u v c d ये सब नहीं मिलने वाले हैं। आपको समझना है कि भाई u क्या है, तो u हमारा प्रारंभिक वेग शुरू का वेग है, v क्या है अंतिम का वेग है। इन सारी चीजों को करके न्यूमेरिकल से निकाल करके पॉइंट, तब जाकर न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पुट करके आप रखेंगे, आसानी से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को सिद्ध कर रहे हैं। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है तथा t समय के पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है और उस वस्तु पर उत्पन्न त्वरण a है और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, s है। तो हमें s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूफ कर देना है। तो हमने अभी आपको बताया कि गति के द्वितीय समीकरण को प्रूफ करने के लिए औसत वेग की फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है हमारा, आप जानते हैं औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल वेग बटे में समय। कुल वेग बटे में समय नहीं, औसत निकाल रहे हैं ना, औसत वेग। तो कुल वेग बटे में संख्या, वेग की संख्या कितना है, आप सिंपली जानते हैं वेग औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो पर्यवेक्षणों का योग बटे में पर्यवेक्षणों की संख्या। तो वहीं से वेग है तो क्या हो जाएगा, पर्यवेक्षण कुल वेग बटे में औसत वेग का है तो वेग की संख्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुल वेग कितने हैं, तो वेग हमारा क्या है, देखिए शुरुआती का वेग v u है और अंतिम वेग v है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कितने हैं, v प्लस u, ये दोनों वेग हुआ हमारा, इनकी संख्या कितनी है, 1 1 2 ये हो जाएगा हमारा। ये क्या है भाई, तो एवरेज है वेग का, किसका है, एवरेज है वेग का। यहाँ से क्लियर है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से इसके फॉर्मूला को निकालते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि निकालना क्या है, s की वैल्यू निकालना है हमें, s की वैल्यू। तो s की वैल्यू निकालने के लिए s क्या है हमारा, कुल विस्थापन। s क्या होता है हमारा, विस्थापन। तो हम लोग यहाँ से इसके क्या कर सकते हैं, कुल वेग बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से फॉर्मूला कर सकते हैं कि कुल विस्थापन बराबर वेग की संख्या बटे इंटू क्या कर लेंगे, औसत। तो औसत वेग गुने समय, ये कर सकते हैं कि नहीं। कुल विस्थापन बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, औसत वेग इंटू समय। तो यहाँ से देखिए विस्थापन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s। अभी हमने देखा है s किसको दर्शाएगा, विस्थापन को। औसत वेग क्या होता है, तो औसत वेग हमने यहाँ निकाल रखा है क्या, तो v प्लस u बटे में 2, और समय हमारा क्या होता है भाई, समय कितना दिया गया है, समय हमारा यहाँ पे t है, तो हम इसको रख ले रहे हैं यहाँ t। क्लियर। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि हम लोग पहले समीकरण में हम लोगों ने प्रूफ किया है क्या, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो हम लोग यहाँ v के जगह u प्लस ए टी पुट कर सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू क्या लगाना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना है।
ये हम सिद्ध कर रहे हैं। तो हम भी के जगह पे क्या रखेंगे, भी के जगह पे मैं रखने वाला है u प्लस एटी। क्यों? क्योंकि प्रथम समीकरण से हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी। सो हम यहाँ पुट कर सकते हैं u प्लस एटी, और ये प्लस है तो प्लस, u है तो u, बटे में 2 है तो 2, इंटू में ये t है तो t। क्लियर? एनी डाउट? नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, u एंड u कितना हो जाएगा, 2u प्लस एटी, एटी डिवाइडेड बाई कितना है 2, और इंटू में हमारा क्या है भाई t, हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं। तो 2u/2 प्लस एटी बाई 2, और ये इंटू में हमारा क्या है t। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2ut/2 प्लस एटी स्क्वायर, टी में टी का गुणा हुआ टी स्क्वायर, और 2 है तो 2, यही किसका वैल्यू है, इसका है, जो विस्थापन जिसको हम लोग बोलते हैं। सो ऐसे 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ut, और प्लस ये 1/2 हम लोग अलग लिख सकते हैं, इंटू में एटी का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग 1 में और एटी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एटी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। सो हम इसको ये लिख सकते हैं। एनी डाउट? नहीं, आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लीजिए फॉर्मूला हमारा सॉल्व हो गया, सिद्ध हो गया। सो हम लोग कह सकते हैं कि द्वितीय समीकरण हमारा क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कैसे हमने सिद्ध किया? तो हम लोग जानते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण को सिद्ध करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है, औसत वेग की और कुल विस्थापन की फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। कुल विस्थापन क्या होता है, औसत वेग इंटू समय। इसलिए मैंने सबसे पहले औसत वेग निकालता, क्या, v प्लस u/2 हमारा औसत वेग है। औसत वेग की जगह औसत वेग की वैल्यू पुट किया, t समय कितना लगा था हमें भाई t, तो मैंने t रख लिया। अब यहाँ पे v की वैल्यू हम लोग जानते हैं, प्रथम समीकरण से हम लोग v की वैल्यू जानते हैं, v बराबर क्या होता है u प्लस एटी। सो हमने v की जगह पे u प्लस एटी रख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, u था तो u रख लिया, t था t, बटे में 2 रहते हो, बस इसी को सॉल्व कर लिया, हमारा फॉर्मूला मिल गया, क्या चीज, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके तीसरे समीकरण। तब तक के लिए थैंक यू।